हेलो गाइस, तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉल्यूशन का लास्ट लेक्चर एबनॉर्मल मोलर मास, वेंट हाफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एसोसिएशन। बराबर है ना। देखो ऐसा थोड़ा जुकाम उकाम लग रखा है, तबीयत थोड़ी सी डाउन है, एनर्जी डाउन रहेगी, तो थोड़ा समझने की कोशिश करना है ना। ठीक है, समझदार हो है ना। हाय राम हाय राम हाय राम। आओ भैया स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो लास्ट क्लास तक हमने ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह सब कुछ देख लिया था। उम्मीद है भैया लास्ट क्लास तक का आप लोगों को सब कुछ क्या आ गया, समझ में आ गया है ना। लास्ट जो चीज हमारे पास है एबनॉर्मल मोलर मास। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है, इस बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि क्या होता है। वीडियो ऑन कर दी मैंने। एक तो तबीयत खराब मुझे लग रहा है ना कि मेरे दिमाग पे चढ़ गया है, सर्दी जुकाम मेरे दिमाग पे चढ़ गया है। अब स्टार्ट कर रहे हैं। क्या होता है एबनॉर्मल मोलर मास। हमारे पास, मैं तुम्हें एक बात बता रहा, अरे एबनॉर्मल मोलर मास को छोड़ो यार, भैंस की डांग में तुम्हें टॉपिक समझाता हूँ एक बढ़िया सा। देखो कहानी सुनो बढ़िया वाली, सुनते जाओ। देखो केस 1। हमारे पास ना पानी था, इसकी डांग क्या था, पानी था। हमारे पास पानी था, उस पानी के अंदर हमने नमक डाला। क्या डाला, नमक, NaCl। तो ये जो NaCl जो हमने पानी में डाला था, ये है पानी। अब ये NaCl क्या हुआ, ये NaCl हम सभी जानते हैं टूट जाएगा। शीशा हो या दिल, टूट जाता है। ये टूट गया Na प्लस और Cl माइनस में। ठीक, NaCl था वो टूट गया Na प्लस और Cl माइनस में। ठीक है, अब होगा क्या, Na प्लस भी है, Cl माइनस भी है। ठीक है, अगर मैं तुमसे एक बात कहूं अभी यहां पे कि मैंने सॉल्यूशन के अंदर क्या डाला था, NaCl। NaCl का क्या हुआ, वो टूट गया Na प्लस प्लस Cl माइनस में। हाँ, Na प्लस और Cl माइनस में वो टूट गया। अब जब वो Na प्लस Cl माइनस में टूट गया, तो अब आगे ध्यान से सुनना। ठीक है, आगे ध्यान से सुनना। तुम जो कैलकुलेशन करोगे, तुम जब इसका कोई भी वो निकालोगे, कोई भी तुम प्रॉपर्टी लगा रहे हो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, चारों में से कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लगा रहे हो, उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में कोई भी, मान लो तुम लगा रहे हो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, उस रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में क्या आता है, P माइनस पी नॉट, सॉरी पी नॉट माइनस में P अपॉन में P नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। मोल फ्रैक्शन का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। याद होनी चाहिए भाई सारी बातें। ठीक है, अब तूने डाला, तूने कैलकुलेशन किसको लेके करी, कैलकुलेशन करी NaCl का 1 मोल। तूने NaCl का 1 मोल डाला पानी के अंदर, तो तू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या ले रहा है, 1। पर बेटा ध्यान से सुन, NaCl तो पानी में जाते ही, NaCl तो पानी में जाते ही टूट गया Na प्लस प्लस Cl माइनस में। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं NaCl पानी में जाते ही टूट गया Na प्लस Cl माइनस में। इसी को अब देखो, पहले हमारे पास कितने मोल थे, 1 मोल। अब हमारे पास कितने मोल बन गए, 2 मोल। यानी पहले थे 1 मोल, अब कितने हो गए, 2 मोल। अब तू कैलकुलेशन कर रहा है 1 मोल को लेके, लेकिन पानी में जाते तो वो 2 मोल हो गए। तो यार तेरा तो कैलकुलेशन गलत आएगा, तेरा तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो गया, क्या हो गया वो क्या नाम है उसका, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। तेरी कैलकुलेशन तो बेकार आएगी ना, क्योंकि तू कैलकुलेट कर रहा है 1 मोल को लेके, लेकिन वो पानी में जाते क्या हो गया, टूट गया 2 मोल में। तो हम कैलकुलेशन किसको लेके करनी पड़ेगी। तो यार कोई चीज टूट जा रही है तो कैसे कैलकुलेशन करें। एक बहुत शानदार सी मैं यहाँ पे बात बोलने वाला हूँ, शानदार वानदार कुछ नहीं है, मेरी बात को ध्यान सुनना। NaCl का जो मोलर मास होता है वो क्या होता है, NaCl का, सोडियम का मोलर मास 23 होता है और Cl का 35.5 होता है। इसका टोटल मोलर मास आएगा 58.5 U, है ना, ग्राम पर मोल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोरीन का मोलर मास होता है Cl का 35.5, Na प्लस का मोलर मास होगा कितना, 23 U। तो मास्टर कहना चाह रहा है 58.5 मोलर मास का एक कंपोनेंट टूट चुका है 35.5 में, और किसमें, 35.5 में और 23 वाले मोलर मास में। हाँ है ना। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं
नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गए, मोलर मास भी कम हो गया, है ना, पर्टिकुलर कंपोनेंट का मोलर मास क्या हो गया, कम हो गया, हाँ या ना। तो केस 1 जब डिसोसिएशन हो रहा है, पहले केस में क्या हो रहा है, डिसोसिएशन, हाँ या ना। मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं NaCl KCl, ये जो आयोनिक कंपोनेंट्स हैं, ionic components like NaCl, KCl in water dissociate into Na plus into cation and anion, cation and anion। ये जो होंगे ये कैटायन प्लस और माइनस में टूट जाएंगे, यानी कैटायन और एनायन में टूट जाएंगे, जिसकी वजह से ड्यू टू विच नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस, जिसकी वजह से नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गए, ठीक है ठीक है ठीक है ना। तुमने 100 पार्टिकल डाले NaCl के, लेकिन वो टूट गए, अब कितने बन गए, 100 Na के 100 Cl के, तो 200 पार्टिकल हो गए, नंबर ऑफ पार्टिकल डबल हो गए। बैक एक्सरसाइज में सवाल है इसके ऊपर, बैक एक्सरसाइज में सवाल है इसके ऊपर, बराबर है ना, ध्यान से, ठीक है। तो ये था केस 1 डिसोसिएशन। मैं एक दूसरा केस बताता हूं, केस 2 एसोसिएशन में। एसोसिएशन का मतलब होता है जुड़ना, क्या, जुड़ना, एसोसिएट होना, जुड़ना, है ना। चल रहा है गाइस, रिलैक्स गाइस, चल रहा है। एसोसिएशन, हमारे पास क्या था, बेंजीन का सॉल्यूशन था, हमारे पास बेंजीन था C6H6, हमारे पास बेंजीन था, बेंजीन के अंदर पड़ा हुआ था CH3COOH, एसिटिक एसिड कहते हैं इसे, इसे क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड, है ना। तो ये हमारे पास इथेनोइक एसिड। अब इथेनोइक एसिड की खासियत क्या होती है, ये इथेनोइक एसिड कुछ ऐसा है, देखो, ऐसे बना दूं, इथेनोइक एसिड ऐसे बना दूं, ये CH3C डबल बॉन्ड OH, है ना। ये एक और इथेनोइक एसिड के साथ मिलता है ऐसे, एक और इथेनोइक, मैंने उल्टा बनाया है इसको, है ना, उल्टा बनाया है, एक और इथेनोइक एसिड के साथ मिलेगा और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इस पे जुड़ जाएगा, है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, हुआ क्या, दरअसल क्या हुआ, हमारे पास दो इथेनोइक एसिड मिले CH3COOH बेंजीन के अंदर, C6H6 के अंदर। इथेनोइक एसिड क्या होता है, डाइमराइज हो जाता है, डाइमर बना देता है, डाइमर बनाता है। दो इथेनोइक, एक इथेनोइक एसिड ये था, एक इथेनोइक एसिड ये था, और ये आपस में मिले और इसने क्या बना दिया, एक कंपोनेंट बना दिया, CH3COOH का होल ट्वाइस, हाँ या ना। तो इसे कहते हैं डाइमर, डाइमर, हाँ या ना। तो मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं कि इथेनोइक एसिड इन बेंजीन डाइमराइज, डाइमराइज का मतलब क्या होता है, डाइमर बना देना, दो का आपस में जुड़ जाना। अब डाइमर अगर बन गया तो जिसकी वजह से क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाएंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल कम क्यों जाएंगे भाई, नंबर ऑफ पार्टिकल कम नहीं होंगे क्या, दो आपस में जुड़ गए। अब तू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में फॉर्मूला लगा के चल रहा है, तू नंबर ऑफ पार्टिकल मान लो तूने 100 इथेनोइक एसिड के कंपोनेंट डाले, अब साला डाइमर बना दिया, तो कैलकुलेशन के हिसाब से तो 50 कंपोनेंट थे, पर तूने क्या लिखा 100, तो गलत है। तो मास्टर कहना चाह रहा है इथेनोइक एसिड इन बेंजीन डाइमराइजेस due to which number of particles decreases, जिसकी वजह से क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। क्लियर है, हाँ या ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो इथेनोइक एसिड होता है, इसका मोलर मास क्या होगा, 12 12 24, मेरे ख्याल से 80 होता है, 60 होता है मेरे ख्याल से, 12 12 24 और 16 16 32 और 4, तो कितना, 4 4 8 9 10 0 1 कैरी 6 60, ठीक है ना। तो इसका मोलर मास होता है 60U,
और जब डाइमर बनाएगा तो डाइमर का मोलर मास क्या होगा बेटा 60 और 60 क्या हो गया 120, तो इसका हो जाएगा 120 यू। लेकिन मतलब पहले जो कंपोनेंट था उस कंपोनेंट का मोलर मास था 60 यू, अब जो कंपोनेंट बना डाइमर के बाद उसका मोलर मास है 120 यू, है ना। मोलर मास में अंतर आया कि नहीं आया? आया। जब डिसोसिएशन हुआ तो मोलर मास कम हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, टूट गया भैया। जब एसोसिएशन हुआ तो मोलर मास में अंतर आया कि नहीं आया? बढ़ गया भैया। इसी को कहते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। इंक्रीज और डिक्रीज होना किसमें? मोलर मास में, है ना। मोलर मास की वैल्यू में इंक्रीज और डिक्रीज होना, यही क्या कहलाता है? एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल जो उसका नॉर्मल नहीं है ना। ठीक है, तो मैं यहां से डेफिनेशन लिख रहा हूं, है ना। इसको पहले इसको नोट करना, फिर इसको नोट करना, है ना। बीच में लाइन खींच के मत नोट करना, कान पे लगाऊंगा एक। ठीक है, तो एबनॉर्मल मोलर मास की डेफिनेशन कहां लिखूं? यहां लिख दूं? यहां लिख दूं? यहां लिख रहा हूं, है ना। सच अ मोलर मास having lower or higher value of molar mass, such a molar mass having lower or higher value of than its actual molar mass is called abnormal molar mass। बराबर है ना। तो एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है? मोलर मास से ज्यादा या कम उसकी वैल्यू आना एबनॉर्मल मोलर मास कहलाता है। डिसोसिएशन में कम आएगा, एसोसिएशन में ज्यादा आएगा। बराबर है। तो शांति से पहले इसको एक बार नोट कर लो, है ना। कोई डाउट? तुम तो घूम गए हो, है ना। ठीक, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा? एबनॉर्मल मोलर मास। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा, एबनॉर्मल मोलर मास को ठीक करने के लिए हमारे पास हम एक टर्म को लाए जिसका नाम था वेंट हॉफ फैक्टर। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था वेंट हॉफ। क्या नाम था साइंटिस्ट का? वेंट हॉफ। तो उसने क्या किया? तो वेंट हॉफ क्या हुआ? वेंट हॉफ एक फैक्टर को लाया जिसको उसने बोला वेंट हॉफ फैक्टर। अब ये वेंट हॉफ फैक्टर है क्या? मैं देखो धीरे धीरे समझना यार, मैं धीरे धीरे ना सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो यार, वेंट हॉफ ने क्या बोला? देखो वेंट हॉफ ने क्या बोला? इसने क्या कहा? इसने हमें एक टर्म के साथ इंट्रोड्यूस कराया जो हमें बताएगा डिग्री ऑफ एक्सटेंट, एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन। किस हद तक कोई चीज टूटेगी, किस हद तक कोई चीज जुड़ेगी, है ना। तुम किस हद तक उसके उसमें गिर जाओगे, हाँ समझ रहे हो ना। गिर ही गए हैं भैया, बस वो मान नहीं रहा है। ठीक है भैया, ठीक है, आ जाओ, है ना। वेंट हॉफ फैक्टर देखो, है ना। सेल्फ रिस्पेक्ट की तो धज्जियां उड़ा दी है हमने, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अबे सबकी उड़ी हुई है देखो भैया, नहीं नहीं मेरी नहीं, देखो। तो वेंट हॉफ फैक्टर मास्टर ये कहना चाह रहा है, देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, it is defined as the extent of dissociation and association। किस हद तक कोई चीज टूट रही है या किस हद तक कोई चीज जुड़ रही है उसे कहते हैं वेंट हॉफ फैक्टर। वो चीज डिफाइन करता है। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आई। इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल आई से। अब वेंट हॉफ फैक्टर को स्मॉल आई से डिनोट किया जाता है। इसको कैलकुलेट करने के 2-3 फॉर्मूले हैं, 2-3 फॉर्मूले में लिख रहा हूं। अभी मैं समझाऊंगा इसका असली मतलब क्या, टेंशन मत लो। देखो, तो वेंट हॉफ फैक्टर के 2-3 फॉर्मूले हमारे पास। आई कैलकुलेट करने के नोट, पहला फॉर्मूला। आई कैलकुलेट करने का पहला फॉर्मूला है हमारे पास नॉर्मल मोलर मास
अपॉन में एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास अपॉन में एबनॉर्मल मोलर मास। सेकंड जो चीज इसको कैलकुलेट करने की है वो ये है, देखो, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब बताऊंगा, मतलब एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब कोई भी है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, ये ऑब्जर्व्ड है ना, तुमने कहा कि इतना हो जाना चाहिए, और एक कैलकुलेटेड, कैलकुलेट करके आई, हाँ है ना, तो फर्क है दोनों में। तो आई को कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका होता है ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तीसरा जो आई को निकालने का, वेंट हॉफ फैक्टर को निकालने का फॉर्मूला है वो ये है कि आई इज इक्वल्स टू में टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन। कितने नंबर ऑफ मोल है एसोसिएशन या डिसोसिएशन, कम हुए हैं, बड़े हैं, हाँ या ना, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन। ये तीनों फॉर्मूले वेंट हॉफ फैक्टर के आपको क्या करने हैं, याद करने, तीनों फॉर्मूले आपको याद करने हैं। क्या है वेंट हॉफ फैक्टर? इट इज डिफाइंड एज द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन। किस हद तक कोई चीज टूटी है या किस हद तक कोई चीज जुड़ी है, उसे वेंट हॉफ फैक्टर कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय आई, इसको आई से डिनोट किया जाता है। आई के तीन फॉर्मूले हैं, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है। अगला जो है वो क्या है, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और तीसरा है टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी, बिल्कुल आ रही होगी, बिल्कुल आ रही होगी। मैं ये कहना चाह रहा हूं ये आई करेगा क्या। देखो यार, अब मेरी बात को ना बहुत ध्यान सुनो। देखो सबको तुम्हें पता है कि एबनॉर्मल मोलर मास नाम की एक चीज है, यानी कोई चीज टूट रही है, कोई चीज जुड़ रही है। तो जो भी मैं ये चार फॉर्मूले लगाऊंगा, चलो पहले ना इसको नोट करो, अब मैं तुम्हें समझाता हूं ये है क्या। इसको ना पहले नोट कर लो, इसको पहले नहीं समझे, इसको पहले क्या कर लो कि पहले समझा दूं, नहीं पहले इसको नोट कर लो फटाफट से, उसके बाद मैं तुम्हें समझा दूं कि क्या फैक्टर, क्या मामला है इसका आई का। ये तीनों फॉर्मूले याद कर लो, एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा हुआ है, लर्न कर लो, लर्न है ना, करो। बेटे अब मास्टर क्या कहना चाह रही है, वेंट हॉफ फैक्टर। अब देखो यार, अब मैं तुम्हें एक बात बताने जा रहा हूं, हमारे पास जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज विद वेंट हॉफ फैक्टर। अब ध्यान से ना मेरी बात को सुनना और तुम्हें समझ में आ जाएगा, क्योंकि तुम होशियार हो। क्या हो तुम? होशियार। बताना मत किसी को, ना लोग मजाक उड़ाएंगे तुम्हारा। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, सबसे पहली जो हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला याद है ना? याद है, शाबाश। पी नॉट माइनस पी अपॉन में पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये होता है, ठीक है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा, यहां पे ना ये जो फॉर्मूले थे, ये जो रिलेटिव लोअरिंग का फॉर्मूला था, या सेकंड हमने पास किसका फॉर्मूला था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू में के बी, के बॉइलिंग ना, के बी इज इक्वल्स टू में के बी इंटू में एम, है ना। तीसरा फॉर्मूला हमारे पास किसका था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट।
जिसका फॉर्मूला हमारे पास क्या था, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू में के एफ इंटू में एम, और चौथा फॉर्मूला हमारे पास किसका था, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, पाई इज इक्वल्स टू में सी आर टी। अब देखो मेरी बात को सुनो यार, देखो नंबर ऑफ मोल सब फॉर्मूला, वीडियो ऑन है भाई, अरे भाई ना ऑन है, ठीक है ऑन है क्या, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं नंबर ऑफ मोल्स चारों फॉर्मूले में, इसके अंदर मोल फ्रैक्शन है ए का, तो यानी नंबर ऑफ मोल्स तो है इसके अंदर, नंबर ऑफ मोल ऑफ 8 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल। इसके अंदर मोलैरिटी यानी नंबर ऑफ मोल है, मोलैरिटी है नंबर ऑफ मोल ऑफ है, मोलैरिटी है नंबर ऑफ मोल है। तो बेटा नंबर ऑफ मोल बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, अरे देखना देखा नहीं यार अभी कि नंबर ऑफ मोल बढ़ भी रहे हैं, नंबर ऑफ मोल घट भी रहे हैं, डिसोसिएशन हो रहा है तो बढ़ जा रहे हैं, एसोसिएशन हो रहा है तो घट जा रहे हैं। तो भैया इसको, और अब जब तुम ये कैलकुलेशन करोगे, अब तुम नंबर ऑफ मोल्स मान लो 1 के लिए कर रहे हो, वहां जाके टूट गए 2 के लिए हो गया, तो फिर गलत है तुम्हारा आंसर। तो हम ये कहना चाह रहे हैं वेंट हॉफ फैक्टर हमें इनके आगे लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से वो वैल्यूज जो है वो एक्यूरेट बन पाती है, हाँ या ना। तो हम क्या करते हैं, इन फॉर्मूलों को सही बनाने के लिए इनके आगे लगाएंगे आई मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इसके आगे लगाया जाएगा आई, इसके आगे लगाया जाएगा आई, इसके आगे लगाया जाएगा आई, और अब जाके ये बनते हैं बिल्कुल सही फॉर्मूले। यानी अभी तक हम लोग जो कैलकुलेट कर रहे थे वो कैलकुलेट कर रहे थे हम जिसकी आई की वैल्यू थी 1, जो हमने डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट निकाल दिया, रिलेटिव लोअरिंग कर लिया, ऑस्मोटिक प्रेशर कर लिया, तो ये हम उनके लिए कर रहे थे जिनके लिए आई की वैल्यू 1 थी। पर आई की वैल्यू सबके लिए 1 तो नहीं होगी भैया, तो क्या होगी, आइए इसी बारे में चर्चा करेंगे, हाँ या ना। ये समझ में आया कि अभी तक जो था वो हम उनके लिए कर रहे थे जो डिसोसिएट नहीं हो रहे, एसोसिएट नहीं हो रहे हैं, हाँ या ना। चीजें डिसोसिएट भी होती हैं, एसोसिएट भी होती हैं, उनके लिए हमें उधर क्या लगाना पड़ेगा, आई। मतलब ये एक्यूरेट फॉर्मूला है, ये सारे के सारे बिल्कुल सही फॉर्मूले, और आगे हम इन्हीं का प्रयोग करेंगे। क्लियर है, कोई डाउट। सबसे पहले हमने देखा एबनॉर्मल मोलर मास, कि भैया मोलर मास जो है वो एबनॉर्मल आ रहा है, हमने कहा उसको सही कैसा किया जाए, कितना एबनॉर्मल आ रहा है, कितना हद तक टूट रहा है, कितना हद तक बढ़ रहा है, उसको हमने आई से डिनोट किया, और उस आई को हमने यहां मल्टीप्लाई करा ताकि वैल्यूज क्या आ जाए, सही आ जाए, बराबर है ना। अब अगली बात जो हमारे पास है वो ये है कि इस आई को कैसे कैलकुलेट किया जाए, वेंट हॉफ फैक्टर को कैसे कैलकुलेट किया जाए। फटाफट नोट करो और आगे समझ रहे हैं। ये 2-3 छोटी छोटी चीजें है बेटा, इनको समझो धीरे धीरे, है ना, ठीक है। तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूं आगे जो हमारे पास अगला टॉपिक है वो ये है कि ना हम वेंट ऑफ फैक्टर को कैलकुलेट कैसे करें, आई की वैल्यू। अब तुम कहोगे मन ही मन में, अबे मास्टर 3 फॉर्मूले बताए तो थे, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल, ऑब्जर्व्ड अपॉन में कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर बिफोर डिसोसिएशन। पर नहीं, एक और तरीका है उसको कैलकुलेट करने का, और वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बहुत ध्यान से बारीकी के साथ मेरी बात को सुनना। देखो अगली यहां पे एक चीज आ रही है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन। अब तुम मनी मन कह रहे होंगे, अबे मास्टर इतनी मुश्किल से तो 11th क्लास में इक्विलिब्रियम के अंदर हमने ये पढ़ा था और छुटकारा पाया था, याद है ना। इक्विलिब्रियम में एसोसिएशन अल्फा से दिखाते थे, डिसोसिएशन था खासकर वहां पे टूटना, है ना। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन, देखो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, इसको हम अल्फा से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, अल्फा से, ठीक है ना, अल्फा से। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय अल्फा, इट इज डिनोटेड बाय, क्या बकैती है ये, अल्फा, ठीक है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, अल्फा निकालने का एक फॉर्मूला होता है, अल्फा का एक फॉर्मूला होता है, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। देखो अल्फा इज इक्वल्स टू होता है I-1 अपॉन N-1। देखो डिसोसिएशन के लिए, देखो बेटा आपको कोई नीड नहीं है इस बात को जानने की कि ये फॉर्मूला कैसे आता है, हाँ है ना। हालांकि कोई जरूरत नहीं है इन फॉर्मूलों को जानने की कि ये फॉर्मूला आया कैसे है, बराबर है ना। बस आपको निकालना आना चाहिए, वैल्यू निकालनी आनी चाहिए।
ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन में एन माइनस वन, ये फॉर्मूला है किसका, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का। अब यहाँ पे एक चीज तुम्हारे दिमाग में आ रही होगी कि आई तो चलो वेंट हॉफ फैक्टर है, अल्फा मान लिया हमने वो है, तो एन क्या है। पहले मैं एन की ही बात करता हूं, रिलैक्स, है ना। हियर आई तो है वेंट हॉफ फैक्टर और एन क्या है, नंबर, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, है ना। टोटल नंबर ऑफ मोल्स बोलो, पार्टिकल बोलो, बात एक ही है ना। पार्टिकल तो बात एक ही नहीं है, मोल्स कितने नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट हुए हैं। देखो एग्जांपल के तौर पे एन निकालना सिखाता हूं मैं आपको। पहला एग्जांपल, मेरे पास NaCl था, ठीक है। अब ये NaCl क्या हुआ, ये NaCl टूट गया, NaCl टूट गया Na प्लस प्लस Cl माइनस में, ठीक है ना। कितने नंबर ऑफ मोल्स बने, एक Na का एक Cl का, एक Na का एक Cl का, तो कितने बने, दो। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, दो। n की वैल्यू क्या हो गई, दो। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, B। मान लो मेरे पास था BaSO4, ये टूट गया किसमें, ये टूट गया मान लो Ba2 प्लस में, मान क्या लो टूटता ही इसमें है भाई, है ना, Ba2 प्लस में, प्लस SO4 2 माइनस में, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, एक और दो, तो दो है, तो कितने आ गए, दो। तो n की वैल्यू क्या हो गई, दो। समझ गए n कैसे निकालना है, कितने में एक और कर लेते हैं आओ। मान लो हमारे पास है C, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस, पता नहीं कैसे टूटेगा, एल्यूमिनियम Al3 प्लस प्लस SO4 का होल टूवाइज माइनस। अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा भाई, बैलेंस करना बहुत जरूरी है भाई, बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बैलेंस, एल्यूमिनियम कितने हैं, दो, तो उसके आगे लग गए दो। सल्फेट कितने, तीन, तो उसके आगे लग गया तीन, बराबर है, ठीक है। टोटल कितने हैं, दो एल्यूमिनियम और तीन सल्फेट, तो टोटल कितना हो गया, पांच। तो n की वैल्यू आ गई पांच। मेरे ख्याल से अब तो समझ में आ गया होगा कि n कैसे निकालना है। n हमें निकालना है कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसोसिएट होने के बाद बने हैं, हाँ या ना, ठीक है ना। तो यहाँ पांच आ गया, दो आ गया, तो n निकालना आ गया, ठीक है। अगर तुम्हें n निकालना आ गया है, अब क्वेश्चंस में क्या करना है हमें, हमें वो कह देगा ना, कोई भी क्वेश्चन में हमें वो अल्फा दे देगा या कुछ भी यहां से निकालना होगा, हम आई को कैसे निकालेंगे यहां से, आओ बात करते हैं। देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। क्वेश्चन, मान लो उसने कह दिया कैलकुलेट आई फॉर 100% डिसोसिएशन, कैलकुलेट आई फॉर 100% डिसोसिएशन ऑफ NaCl। तो उसने कहा NaCl के 100% डिसोसिएशन ऑन है भाई, 100% डिसोसिएशन के लिए आई की वैल्यू निकालो। तो कैसे निकालोगे आंसर, सबसे पहले आपको अल्फा दे रखा है कितना, 100%, 100% अल्फा दे रखा है ना, डिसोसिएशन 100% डिसोसिएशन, तो अल्फा दे रखा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100%, और आपको NaCl दे रखा है। NaCl आपको पता है टूटेगा किसमें, Na प्लस प्लस Cl माइनस में, हाँ है ना। मैं एक बहुत काम की बात बताऊंगा, सुनते रहना। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये टूटेगा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, दो, n की वैल्यू दो आ गई, ठीक है। अब वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, अल्फा इज इक्वल्स टू आई माइनस वन अपॉन में n माइनस वन, ठीक है ना। अब अल्फा कितना है, 100%, तो ये क्या आ जाएगा, 100 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू आई माइनस वन अपॉन n माइनस वन, 100 से 100 कैंसिल, तो यहाँ पे आया 1 इज इक्वल्स टू आई माइनस वन अपॉन n माइनस वन, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा, n माइनस वन इज इक्वल्स टू आई माइनस वन, माइनस वन से माइनस वन कैंसिल। अच्छा n की वैल्यू है तो हमारे पास, तो हम पुट क्यों नहीं कर रहे हैं, n की वैल्यू कितनी है, दो, तो दो, n की वैल्यू कितनी है, अरे यार 100% था ना ये, n की वैल्यू दो है, दो में से एक गया, कितना बचेगा, एक, तो ये एक ऊपर मल्टीप्लाई होगा। मैं गलत कर रहा हूं क्या, तो एक ही तो बचेगा, हाँ तो सही तो है, यहाँ पे एक आया, तो ये क्या हो जाएगा, वन वन जा वन, वन इज इक्वल्स टू आई माइनस वन। अब ये माइनस वन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का वन, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन प्लस वन, तो आई की वैल्यू आ गई टू। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आई की वैल्यू टू आ गई, ठीक है, आ गई होगी टू। अब एक और एग्जांपल करते हैं,
क्वेश्चन मान लो हमें कह दिया कैलकुलेट आई फॉर 100% डिसोसिएशन ऑफ 100% डिसोसिएशन ऑफ Al2SO4 का होल थ्राइस। आंसर एक बार इसको खुद करने की कोशिश करो। Al2SO4 का होल थ्राइस, इसके लिए आई की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करो, फटाफट कोशिश करो कैलकुलेट करने की, है ना। मैं इसको रफ कर देता हूं फटाफट, है ना, जादू, फटाफट करो। अबे कर लो भाई, कर दिया, कैलकुलेट कर दिया, कितना आ रहा है। अब तुमने देखा होगा सॉरी आंसर अल्फा कितना दे रखा है 100% और Al2SO4 दे रखा है Al2SO4 का होल थ्राइस। ये टूटेगा किसमें? Al3 प्लस SO4 2 माइनस। एल्यूमिनियम के बाहर कितना लगेगा 2 और यहां पे कितना लगेगा 3। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? 3 लगेगा, हाँ या ना? ठीक है। अब देखो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और 3 5, n हो जाएगा 5, n हो गया हमारे पास 5। अब वी नो दैट क्या हो गया, वी नो दैट अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है i माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। अल्फा कितना है 100 इज इक्वल टू i कितना है, i तो हमें नहीं पता, n कितना है 5 माइनस 1। अबे 100% है ना यार, कहाँ ध्यान है यार, ध्यान तो सर्दी जुकाम पे। इससे ये कैंसिल, कितना बचेगा 1 इज इक्वल टू i माइनस 1 अपॉन में 5 माइनस 1 4, 4 एक कम 4, तो i माइनस 1 इज इक्वल टू 4 और 1 हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का, तो i इज इक्वल टू कितना आ गया 5। एक मिनट यार, मतलब n भी 5 i भी 5 n भी 2 i भी 2, इसका मतलब n i के बराबर आएगा, इसका मतलब n i के क्या आएगा बराबर आएगा। ध्यान से एक और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कैलकुलेट I for 80% dissociation of MgCl2। कह रहा है MgCl2 का 80% डिसोसिएशन पे I निकालो। तो आंसर, यदि मार्कर चल नहीं रहा है ना, MgCl2 तो अल्फा कितना दे रखा है 80% और MgCl2 है, तो MgCl2 किस में टूटेगा Mg2 प्लस 2Cl माइनस में, है ना। Mg के ऊपर 2 प्लस रहता है, Cl दो Cl थे 2 Cl बना दिया ना माइनस, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 3, n कितना आ गया 3। तो यहां से अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू i माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। अब देखते हैं क्या n i के बराबर आएगा। अल्फा कितना है 80%, 80 अपॉन में 100 इज इक्वल टू i कितना है, i निकालना है, i माइनस 1 अपॉन में n कितना है 3 माइनस में 1, 3 माइनस 1 कितना 2, ये हो जाएगा कितना 0.8, अरे 100 इससे डिवाइड होगा 0.8 इज इक्वल टू i माइनस 1 अपॉन में 2। अब 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, कहां करूं 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 कहां करूं, यहां कर दूं, तो यहां पे 2, ये कितना हो जाएगा 1.6 इज इक्वल टू i माइनस 1 और 1 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2.6। यानी इस तीसरे केस में n था हमारे पास 2 और i कितना आया 2.6। इसका मतलब इसमें तो 5 था n, तो i भी 5 आया, उसमें 2 था तो 2 आया। यानी कि अगर 100% है, अगर क्या है 100% डिसोसिएशन है, नोट इंपॉर्टेंट नोट है बेटा, ध्यान रखना, for 100% डिसोसिएशन, for 100% डिसोसिएशन I हमेशा बराबर होगा n के, तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यहां पे आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी। जैसे आपने देखा ना 100%, तो I जितना n दे दिया 5, तो I भी 5 ही होगा। पर अगर 100% ना हो तो I बराबर नहीं होगा n के। क्लियर है, आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो जिस तरीके से ये डिसोसिएशन के थे ना सवाल, इसी प्रकार से एसोसिएशन के सवाल भी आते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, फॉर 100% डिसोसिएशन तो ये रहा, है ना, एक पहला नोट हो गया। और दूसरा नोट हमेशा याद रखना कि डिसोसिएशन के लिए, फॉर डिसोसिएशन
डिसोसिएशन के लिए जो n की वैल्यू आएगी वो हमेशा 1 से बड़ी आएगी, और एंड जो i की वैल्यू आएगी वो भी हमेशा 1 से बड़ी आएगी, 1 से बड़ी आएगी, बराबर है ना, क्योंकि टूट रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं एसोसिएशन की, ये नोट हो गया होगा यार, कर दिया था ना नोट, अरे नोट कर दिया था ना साइड वाला, ठीक है। अब यहां से मैं सेकंड बात करने जा रहा हूं, किसकी, इसको बोल दूं फर्स्ट, इसको बोल दूं सेकंड। अब यहां से सेकंड मैं बात करूं अगर एसोसिएशन की, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, तो एसोसिएशन के अंदर क्या होगा बेटा, एसोसिएशन को भी अल्फा से ही दिखाते हैं। इसमें अल्फा का फॉर्मूला क्या था, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। इसके अंदर अल्फा का फॉर्मूला होता है अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। उसमें क्या था डिसोसिएशन में, एन माइनस वन, इसमें क्या है 1 अपॉन एन माइनस वन। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, बस ये बाकी सवाल इसके क्या है, सेम ही होंगे, एन वही है, निकालना है वैसे ही निकालना है, ठीक है ना। और एक बात हमेशा याद रखना, नोट फॉर एसोसिएशन जो एन होगा वो 1 से छोटा होगा और जो आई होगा वो भी 1 से क्या होगा, छोटा होगा, बराबर है ना। तो बेटा ये भी नोट कर लो, और उम्मीद है आपको डिसोसिएशन समझ में आ गया, आपको एसोसिएशन समझ में आ गया, आपको ये समझ में आ चुका है कि आई को कैसे कैसे करके कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। एक बार मैं ये चाहूंगा कि आप स्टार्टिंग से एक बार रिवाइज करो, क्योंकि आप साथ साथ लिख रहे हो, अगर लिख नहीं रहे हो तो फिर तो दिक्कत है यार। साथ साथ लिखा करो, ऐसा मत सोचा करो कि स्क्रीनशॉट ले लूंगा या ले लूंगी उसके बाद में जब सब हो जाएगा तब लिखेंगे, नहीं नहीं, वो बेकार है। साथ साथ लिखो, है ना। जब मैंने बोल दिया लिखने का समय दे रहा हूं, पहले सुनते रहो खाली बैठ के, है ना। जब लिखने का समय दे रहा हूं उसके बाद लिखो जरूरी है, ठीक है। तो स्टार्टिंग से देखो एबनॉर्मल मोलर मास क्या था, उसके बाद देखो वेन टॉप फैक्टर ने क्या बोला, हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या चेंज किया, फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, बराबर है ना। बहुत ध्यान से देखो और मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब सवालों की तरफ देखते हैं बेटा, क्या सवाल आते हैं। तो बेटे अपने पास ना एक सवाल है ना। मैं ये चाहूंगा कि पहले आप क्या करो कि वीडियो को पॉज करो, सवाल पढ़ने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज करो, सवाल पढ़ो और देखो क्या क्या गिवन दे रखा है, गिवन लिखने की कोशिश करो, ताकि और फिर कंपेयर करो क्या तुम सही जा रहे थे, है ना। आंसर करने की कोशिश करो, 10 मिनट लगाओ सवाल पे यार, है ना यार, पक्का। 1 2 3 4 5 स्टार्ट कर रहे। देखो गिवन, देख भाई, ए 1 मोलल, सबसे पहले दे रखा है मोलैलिटी दे रखा है 1 मोलल, छोटा m। एक्वस सोल्यूशन ऑफ इसका CCl3 एसिटिक एसिड, है ना, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड बोल रहे हैं, ट्राइक्लोरो इथेनॉइक एसिड बोल लो, कुछ भी बोल लो, इज हीटेड टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट, अब 1 मोलर सोल्यूशन इज हीटेड टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन, ठीक है। एक बॉइलिंग इसका ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड का सोल्यूशन है, उसको उसके बॉइलिंग पॉइंट तक हीट किया। 10 बॉइलिंग कहां है गया, बॉइलिंग पॉइंट द सोल्यूशन मैथ्स का 2 बार क्यों लिखा है, ठीक है। सोल्यूशन, द सोल्यूशन हैज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इतना, सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है, सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो TF दे रखा है, सॉरी TB दे रखा है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है 100.18 डिग्री सेल्सियस। डिटरमाइन वेंट हॉफ फैक्टर फॉर, इसके लिए वेंट हॉफ फैक्टर दे रखा है। अब मोलर एक्वस सॉल्यूशन बोला है, एक्वस का मतलब क्या हो गया, साथ में क्या डाल रखा है, पानी। तो यानी बेटे क्या है कि एक्वस का मतलब है साथ में पानी है, तो TB दे रखा है इतना, तो TB नॉट कितना होता है, TB नॉट की वैल्यू आती है, पानी के लिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस। हमें निकालना है वेंट हॉफ फैक्टर, हमें निकालना है आई, क्या निकालना है, आई, ठीक है। अब कैलकुलेट वेंट हॉफ फैक्टर फॉर CCl3COOH, ठीक है। और TB जो वाटर के लिए होता है वो 0.512, एक मिनट यार, 0.512, हाँ KB सॉरी 0.512, KB क्या होगा 0.512 किलो, सॉरी केल्विन केजी पर मोल इसकी यूनिट होती है, ठीक है ना। तो ये सब हमें दे रखा है और हमें आई निकालना है।
अब वी नो दैट हम लोग जानते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू आई के बी इंटू एम, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहां से हमें के बी पता है, एम पता है, पर डेल्टा टी बी नहीं पता। डेल्टा टी बी को खोल लो, डेल्टा टी बी की जगह लिख सकता हूं मैं टी बी, याद है ना, टी बी माइनस टी बी नॉट इज इक्वल्स टू आई के बी इंटू में एम। तो यहां से आई क्या आ जाएगा, टी बी माइनस टी बी नॉट डिवाइड बाय के बी इंटू में एम। अगर मैं यहां से वैल्यूज पुट करूं तो टी बी की वैल्यू कितनी है, टी बी दे रखा 100.818 माइनस में टी बी नॉट वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिवाइड बाय के बी कितना है 0.512 इंटू में मोलल कितना है 1। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा हमारे पास आई इज इक्वल्स टू 0.18 100.18 माइनस में 100 0.18 डिवाइड बाय 0.512। और अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये आ जाएगा हमारे पास, अगर हम इसको डिवाइड करें इसको आगे भेज दो, ये लिख रहा हूं इसको 18 अपॉन में 5.12 इंटू में 10 की पावर माइनस 1। देखो एक एक पॉइंट आगे भेजा इनका और एक इसका, इसके दो भेज दो, 10 की पावर माइनस 1 आगे आ जाएगा। नहीं समझे? ठीक है, अब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 5 तियां 35, 5 तियां 15, 5 तियां 15, 5 तियां 15, 3 बचा, 15 से ज्यादा ही आएगा आंसर, 3 बचा 18, 30, पंजे जाएगा, पंजे 3.5 कितना गया, अरे 30 पंजे 25 26 मान ले इसको, 26 4 40 8, तो मान ले चला गया 8 8 नहीं 7 जाएगा ये। तो ये आ गया हमारे पास इंटू में 10 की पावर माइनस 1, तो आई की वैल्यू आ गई 0.35, तो ये आ गया हमारे पास, है ना। आसान था, आसान था। ये मेथड नंबर 1 था, इसको तुमने ऐसे कर दिया मेथड नंबर 1। मैं तुम्हें एक और तरीका बताता हूं, इसको सॉल्व करने का एक और तरीका था, मेथड नंबर 2। आई इज इक्वल टू क्या होता है, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड, देखो ऑब्जर्व्ड का मतलब होता है जो ऑब्जर्व करी जा रही है, ऑब्जर्व करी, देखो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि इसी फॉर्मूले से ये बनाया गया है, अरे कोई अलग बात थोड़ी है, इसी फॉर्मूले से ये बनाया गया है। देखो असल में डेल्टा टीबी के दो फॉर्मूले हैं, देखो मेरी बात को ध्यान सुनना, डेल्टा टीबी के दो फॉर्मूले, एक तो डेल्टा टीबी का फॉर्मूला है क्या, टीबी माइनस टीबी नॉट, और एक फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टीबी का एक फॉर्मूला क्या है, एक फॉर्मूला है केबी इनटू में एम। ये जो है ये कैलकुलेटेड है क्योंकि मोलल वैल्यू रखनी पड़ेगी, केबी रखना पड़ेगा, ये कैलकुलेटेड है, और ये क्या है, ऑब्जर्व, जो हमने ऑब्जर्व करी है। तो असल में ना आई का फॉर्मूला क्या आता है, ऑब्जर्व अपॉन में कैलकुलेटेड, और आई आ गया। तो हमने ये ऐसे ही तो निकाला है, अरे हाँ या ना, तो ऐसे ये और ये यहीं से आया, इसको ऊपर भेजोगे वो भेजोगे तो वही फॉर्मूला बन जाता है अपने पास, है ना। तो ये सवाल समझ में आया, आसान सवाल था, ठीक है ना। आगे बढ़ते, तो बेटे अपने पास अगला सवाल है ये, और मैं फिर बोलूंगा यार प्लीज यार वो करो यार, पहले ना ऐसा करो वीडियो को पॉज करो और खुद ट्राई करो यार, है ना यार, सॉल्व करो सॉल्व करो सॉल्व करो सॉल्व करो, ठीक है ना। पॉज कर दिया, बिल्कुल एकदम गया गुजरा लीचड़ बच्चा होगा तो कसम, माँ की कसम बता होगा सॉल्व नहीं कर रहा होगा। देख आंसर, अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद, पैसा तो क्या ही बर्बाद कर रहा है तू। देखो एन इलेक्ट्रोलाइट AB इज 50% आयोनाइज्ड इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन का मतलब है पानी में डाल रखा है साले को, ठीक है ना। तो AB को डाला पानी में, AB को डाला पानी में, 50% आयोनाइज हो गया, हाँ या ना, यानी 100 मॉलिक्यूल डाले तो 50 टूट गए, 50 नहीं टूटे मैथ्स की दाम। तो अल्फा दे रखा है 50%, अल्फा क्या दे रखा है 50%। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन, हमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सोल्यूशन निकालना है। 1 मोलर यानी मोलैरिटी दे रखी है 1 मोलर, और KF दे रखा है कितना 1.86 किलो, सॉरी केल्विन kg पर मोल। एक तो इसे किलो बोलने की ना आदत सी हो गई है,
तो मैं ये कहना चाह रहा हूं अल्फा दे रखा है, m दे रखा है, kf दे रखा है, हाँ या ना, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन TF निकालना है हमें, TF निकालना है, ठीक है। अब देखो अपने पास क्या क्या है, अल्फा दे रखा है सबसे पहली बात तो, अगर अल्फा दे रखा है तो भैया तुम्हें वी नो दैट हमें एक चीज पता है, TF निकालना है, डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, IKF इंटू में m, बेटा I लगाना पड़ेगा, हाँ या ना, तो ठीक है इसको 1 बोल दे। और डेल्टा TF का तो कोई जिक्र नहीं है, डेल्टा TF का कोई जिक्र नहीं है, और ये तो 1 हो गया। और डेल्टा TF का एक और फॉर्मूला क्या होता है, TF नॉट माइनस में TF, ये सेकंड फॉर्मूला हो गया। अरे TF नॉट माइनस, थप्पड़ मारूंगा साले का, याद नहीं है यार, परसों कल कराया था। तो इसको मैं इधर इसकी फ्रॉम 1 and 2 यही तो निकालना है। अरे पानी का तो तुझे पता है ना, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस यार, केल्विन में दे रखा है ना, तो फिर TF नॉट पानी का कितना होता है, 373.15 केल्विन, हाँ है ना, हाँ। तो ये क्या हो जाएगा, इधर पुट करूंगा फ्रॉम 1 and 2, TF नॉट माइनस TF इज इक्वल टू IKF इंटू में m। हमें TF निकालना है तो ये इधर आएगा, वो हो जाएगा प्लस का, तो TF क्या हो जाएगा, TF नॉट प्लस में IKF इंटू में m, ये है ना, TF निकालना है, ये आ गया। अब TF नॉट तो हमें पता है इतना है, I हमें नहीं पता है, KF हमें पता है, m हमें पता है, तो I हमें नहीं पता, तो पहले I निकालो। अब I किसके निकालोगे, AB का। 50% डिसोसिएशन हो रखा है, 50% डिसोसिएशन है। अब AB किस में टूटेगा, A और B में ही टूटेगा भैया, अरे 50% है ना, तो AB जो है वो किस में टूटेगा, A प्लस और B माइनस, तो N की वैल्यू कितनी आई, 2, N की वैल्यू कितनी आई, 2। अब यहां से वी नो दैट अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, I माइनस 1 अपॉन N माइनस 1, अरे हाँ है ना, तो यहां से अल्फा कितना है 50%, तो 50 अपॉन 100 इज इक्वल टू I निकालना है, I माइनस 1 अपॉन N कितना है बेटा, 2 माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा 0.5 इज इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन में 1, और ये इधर मल्टीप्लाई, तो I माइनस 1 इज इक्वल टू 0.5, और I की वैल्यू कितनी आ गई, 1 उधर जाएगा ना, प्लस का हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1.5, तो I की वैल्यू आ गई 1.5। भाई वीडियो ऑन है, I की वैल्यू कितनी आ गई, वीडियो ऑन है, हाँ भाई ऑन है, 1.5 I की वैल्यू आ गई। अब I की वैल्यू आ गई तो अब कर ले सॉल्व यार, यहां पुट कर दे यार। नाउ TF इज इक्वल टू, TF नॉट कितना है, TF नॉट है, कहां गया, ये रहा 373.15 प्लस का I कितना है बेटे 1.5 इंटू में KF कितना है 1.86 इंटू में मोलैलिटी कितनी है बेटा, मोलैलिटी है 1, ठीक है। तो TF क्या आ जाएगा हमारे पास 373.15 प्लस, इसको मल्टीप्लाई कराओगे 186.15 को, 5 1 30 0 3 कैरी 5 8 40 41 43 3 4 कैरी 5 1 5 और 4 9, और ये आ जाएगा 1 8 6, ये आ जाएगा 0 9 8 16 17 1 कैरी और 2 2, ये आ जाएगा हमारा 2790, और पॉइंट कितने के बाद है, 2 और 1 3 के बाद, तो इतने के बाद पॉइंट आ जाएगा 2.790, इतने के बाद पॉइंट आ जाएगा, सही है ना। अब इसको ऐड करोगे तो TF क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 0 में 0 ऐड होगा तो 0, 5 में 9 14, एक कैरी 7 8 9 पॉइंट, 3 और 2 5 7, और ये कितना आ गया 3 केल्विन, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया, क्लियर है, ठीक है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ वेन हॉफ फैक्टर के सवाल आपसे बनने चाहिए, और इसको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के साथ बनने चाहिए। इसके बाद क्या है ना, एनसीईआरटी के जितने एग्जाम्पल हैं, ऑल एग्जाम्पल्स, होमवर्क है आपका, ऑल एग्जाम्पल्स प्लस ऑल इन टेक्स्ट, है ना। और बैक एक्सरसाइज में
बैक एक्सरसाइज में 10 से लेकर 25 तक एग्जाम्पल इन टेक्स्ट 10 से लेकर 25 ये जो है ये आपका होमवर्क हो गया आज का। और यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो गया बेटा, है ना यार, ये लास्ट था, ये जो भी था ये। एनसीईआरटी को रीड करो, एनसीईआरटी को रीड करो और उसको पढ़ो और देखो कि क्या कहना चाह रही है वो, है ना। आपको लगेगा कि हाँ ठीक है यार, समझ में आ गया सब कुछ, है ना यार। बाकी और सब ठीक है, बाकी और कोई डाउट नहीं भाई, और कोई डाउट है तो पूछ लेना, क्लियर है ना। ओके, और कुछ कहना है? नहीं, ठीक है, ओके बाय। ये होमवर्क है, ऑल एग्जाम्पल, ऑल इन टेक्स्ट और 10 से लेकर 25 तक एग्जाम्पल, ओ बैक एक्सरसाइज, ठीक है ना। ओके बाय।